कायले की आवाज में गुस्से से भर गई। हुआ क्या? तुम्हें तो लड़ना था ना? वैकिन के ख्याल हिल गए। ये औरत बिल्कुल पागल है। तभी बेंजर बीच में आया। उसने वैकिन की सुरक्षा की। वैकिन! उसकी तलवार रोशनी में चमकी। कायले की आंखें तंग हो गई और फिर पहचान उसके चेहरे पर चमक गई। रुक जाओ। तुम तुम तो तुम्हें तुम ड्यूक वेनेक बेंजर हो ना? बेंजर के जादुई छाल ने उसे लिपट लिया। उसका गला अपने ट्रैप में पकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया। कायले की गरज अब दर्द से भरी थी। उसका सर नीचे झुक गया सबमिशन में। थोड़ी दूर रिले हवा में लटकी हुई थी, जैसे किसी शक्ति ने उसे उठाया हो। रिले! बेंजर की आवाज गूंज गई। अचानक उसके पैर दोबारा जमीन पर आ गए। उसकी आंखें बेंजर से जा मिली। तब तक फिल्बर्ट की फौज ने घिराव कर लिया था। उनकी तलवारें उठ गई थी। बेंजर आगे बढ़ा। तलवार फोइस की तलवारों से टकरा गई। एक वार उसके सीने में घूम गया और वो खांसी के साथ लड़खड़ा गया। उसकी सांसें जलने लगी। इसी बीच फिल्बर्ट ने डोरिस का गला पकड़ लिया। उसकी आवाज जहर भरी थी। तुम्हें वाकई लगा तुम मुझसे जीत जाओगी? उसकी नजर में नफरत थी। चाहे तुम कितनी भी स्ट्रांग हो, तुम सिर्फ एक इंसान हो। उसकी आंखें वैकिन पर गई, जो जख्मी और कमजोर पड़ा था। रिले उसके पास बैठी थी। देखो डोरिस, देखो तुमने कैसे गलत साइड चुन ली है। तुम्हारे ये कमजोर साथियों की हालत देख लो। फिल्बर्ट के लफ्ज चाकू की तरह चुभे। और अगर अभी भी तुम मुझे मार भी दो, तो मैं कुछ सालों में फिर यही लौट आऊंगा। उसकी आंखें अब बेंजर पर गई, जो खून से भरा और लड़खड़ा रहा था। और डेविस, उनका तो कान तमाम है। डोरिस का दम घुट रहा था। फिल्बर्ट की पकड़ और कस गई। अब ध्यान से देखो, मैं तुम्हारे कैप्टन को खत्म करता हूँ। उसकी चीख निकली। नहीं! आई नो बहुत लंबा नहीं हो गया। फिल्बर्ट की तलवार नीचे गिरने ही वाली थी, तभी एक परछाई से एक शख्स टपक पड़ा। कोस, जो खुद जख्मी था, लेकिन उसने छुरा फिल्बर्ट के कंधे में घुसा दिया। फिल्बर्ट दहाड़ा। बेकार लोग! डोरिस के आंसू बहने लगे। मैं चाहती थी उसे अपने हाथों से मारना। फिल्बर्ट की पकड़ ढीली पड़ गई। उसका ध्यान टूटा जब अचानक एक बर्फ का तूफान बैटलफील्ड पर आया। ये ब्लिजार्ड यह अचानक कहाँ से आया? दूर बर्फीली पहाड़ियों पर एडलाइन खड़ी थी, एकदम मजबूत और डिटर्मिनेशन के साथ। उसके पैर बर्फ में धंस रहे थे और अंदर का डिमोनिक सोल हिल उठा था। उसकी ऑरा शक्ति से भरी थी। फिल्बर्ट की आंखें फैल गई। उसने मुड़कर देखा। योर मैजेस्टी! ये शब्द हवा में भारी हो गए, खौफ और इज्जत के साथ। एडलाइन का रूप अलग था, जैसे अब वो एक साथ इंसान और डेमन किंग दोनों बन गई हो। आंधी तूफान उसके पीछे था, एक खौफनाक मंजर के लिए सही स्टेज। एडलाइन नीचे आई। सीधा फिल्बर्ट पर उसकी तलवार झुकी। उसकी गर्दन से एकदम नजदीक से गुजरी। बेंजर जख्मी जमीन पर लड़खड़ा रहा था। उसकी नजर धुंधली थी, पर ऊपर देखते हुए उसने एडलाइन का चेहरा देखा। बेंजर गिर गया। उसका जिस्म थकान के आगे हार गया। एडलाइन की आंखें सीधा फिल्बर्ट पर लगी थी। उसकी आवाज बर्फ जैसे ठंडी थी। हाँ, मैं ही हूँ फिल्बर्ट। फिल्बर्ट खांसी कर रहा था। उसके सीने में सांस लेने की तकलीफ थी। एडलाइन की नज़र उस पर टिकी रही। ये काफी करीब था। फिल्बर्ट की क्यूरियोसिटी उस पर भारी पड़ गई। इसका मतलब क्या है? और तुमने आखिरी पल पर मुझे रोक क्यों दिया, योर मैजेस्टी? एडलाइन का चेहरा गंभीर हो गया। ये जंग खत्म हो गई है, अब बस। फिल्बर्ट की आंखें फैल गई। क्या? एडलाइन की आवाज में एक अलौकिक का ताकत थी। मैंने भविष्य देखा है फिल्बर्ट। अगर ये जंग जारी रही तो डिमोनिक रियाम बर्बाद हो जाएगी। उसके अंदर की सोच आवाज बनी। मैं पूरा नहीं देख पाई, क्योंकि मुझे उस चीज के साथ खेलना पड़ा। पर इतना देख लिया था कि एडलाइन की पिछली जिंदगी में दूत ने पूरे मिडल रियाम को तबाह कर दिया था। एडलाइन की आवाज हुक्म भरी थी।
500 साल हो गए हैं इस जंग को खत्म हुए। हमने अपनी जीत का लुत्फ काफी ले लिया। अब वक्त आ गया है रुकने का। फिल्बर्ट की आंखें इधर उधर भागी। उसकी नजर बेंजर की फौज पर गई। पर योर मैजेस्टी, हम जीतने ही वाले हैं। एडलाइन का गुस्सा फूट पड़ा। उसकी आवाज बिजली जैसी गरजी। मैं हूँ डीमन किंग। तुम जैसे कमजोर की औकात कैसे हुई मेरे हुक्म को न मानने की। उसकी चेतावनी भरी हुक्म आवाज हवा में गूंज उठी। अगर एयरलाइन या दूत को कुछ भी हुआ तो डिमोनिक रियाम बर्बाद हो जाएगी। उसका कमांड बैटलफील्ड में गूंज उठा। मेरी बात सुनो, ये जंग खत्म हो गई है, समझ गए सब। उसके लफ्ज एक बोझ की तरह गिर गए जो सबको झुकने पर मजबूर कर गए। फिल्बर्ट लड़खड़ा गया। उसके चेहरे पर हैरानी लिखी थी। एडलाइन फिर गरजी, वापस जाओ अपने डिमोनिक रियाम में, सब के सब, और अभी के अभी। जैसे ही डिमोनिक सोल्स उसके जिस्म से निकल गई, एडलाइन की टांगे थक कर टूट गई। वो गिर गई। होश धुंधले हो गए। जब होश आया तो एडलाइन गायब सी लग रही थी। हाँ, मैं बेहोश कब हुई? मेरे पास तो वक्त ही नहीं है ऐसे पड़े रहने का। वो तुरंत उठ गई। उसकी अर्जेंसी फिर जिंदा थी। मुझे चलना होगा। उसके दिमाग में फिक्र घूम गई। सब सेफ है ना? हाँ, जरूर होंगे। अब तो हमारे पास इतने सारे साथी भी तो है। सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, एक और लाइफ ऑफ ट्री भी ढूंढ लेंगे। उसके आंसू चल दिए। डीमन किंग को मैं खुद साथ ले जाऊंगी और सब कुछ एक बार में खत्म कर दूंगी। तो रे, प्लीज, जब मैं चली जाऊं तुम स्ट्रांग रहना। बर्फ पर उसके पैर की खरखर आवाज गूंजी और उसमें अपने दोस्तों को देखा, जिंदा, सुरक्षित। एक राहत की लहर लपेट गई उससे। सब जिंदा है, सब सेफ है। उसकी आवाज इमोशन से भर गए। एस्टर, एस्टर मुड़ गया। उसकी आंखें उससे जा मिली। एडलाइन, एडलाइन मुस्कुराई, लेकिन मुस्कान कमजोर थी। मुझे माफ करना, जो मैंने पहले कहा। मुझे नहीं कहना चाहिए था तुमसे ऐसा कुछ करने को। एस्टर के दिमाग में उसके पुराने लफ्ज घूम गए। मुझे तुमसे मरना होगा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसके पैर उसकी तरफ चले। एडलाइन, प्लीज, एक बार फिर सोचो जो तुम कह रही हो। उसकी आवाज टूट गई। उसका चेहरा उसके लिए खौफ और फिक्र से भरा था। एडलाइन का चेहरा नरम हो गया। उसकी आंखें गहरे दुख से भर गई। एस्टर, प्लीज। उसकी आवाज हल्की थी। दिल उसके फैसले को बोझ से भर गया। उसने एस्टर की बातों को काट दिया। मुझे लगता है फॉरेस्ट ऑफ डार्कनेस एक अच्छी जगह होगा। उसके हाथ तेज चलने लगे। एक जादू बनता जा रहा था। एक तेज चमक एक आग के गोले में बदलने लगी। एस्टर की आंखें खौफ से फैल गई। एडलाइन, तुम क्या कर रही हो? एडलाइन का इरादा मजबूत था। वही जगह है जहां मैं दफन रहना चाहती हूँ। कौन जाने, अगर मौत के बाद भी कुछ होता है तो शायद मैं तुम्हें वहां से भी प्रोटेक्ट कर पाऊँ। एस्टर की चीख निकली। उसके दिल का दर्द गूंज उठा। नहीं, रुको एडलाइन। उसने हाथों से उसे पकड़ने की कोशिश की। उसके हाथ कांप रहे थे। प्लीज, स्पेल रोको। पर एडेलाइन ने एक छोटी तलवार को अपने सीने पर और कस लिया। उसकी आवाज अब भी अजीम थी। मुझे माफ करना एस्टर, तुम मुझे रोक नहीं सकते। उसने धीमी आवाज में प्रार्थना की। हे भगवान, मुझे मरने दो ताकि मैं उनकी हिफाजत कर पाऊँ। ड्रैगन दूर से सब देख रहा था, हैरान और चकित। ये लड़की कर क्या रही है? एक झटके में उसने अपना हाथ हिलाया और एक तेज मैजिक की ब्लेज एडेलाइन स्पेल को और तेज कर गई। एस्टर की आंखें आंसुओं से भर गई। उसका दिल दर्द कर रहा था। यही मेरा मौका है, मुझे उस तक पहुंचना होगा। वो दौड़ गया, लेकिन एडेलाइन का जिस्म धीरे से गिर गया, बेहोश। एडेलाइन! एस्टर की चीख हवा में फट गई। उसके आंसू एडेलाइन के बेजान जिस्म पर गिरते गए। उसकी आवाज टूट रही थी। एडेलाइन, मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। खामोश भी भरी थी। उसकी कुर्बानी का बोझ हर चीज पर गिर गया। एस्टर की दुनिया टूट गई। उसके दिल
हमेशा के लिए जख्मी हो गया। वो एडेलाइन की तरफ दौड़ा। उसकी आंखों में आंसू भर गए। वो उसके पास बिल्कुल बेहोश गिर गई थी। तभी एग्नेस की हल्की सी झिझक भरी आवाज सुनाई दी। ओह, वो हमारी साइड की है ना? उसने अचानक अपने आप को तलवार मार दी, तो मैंने हवा का ब्लास्ट में मारा ताकि तलवार उसे ना लग पाए। हमें उसे जिंदा रखना चाहिए ना? एस्टर चौंक गया। उसकी आवाज टूट गई। क्या? उसकी नजर एडलाइन की टेढ़ी तलवार पर अटकी थी। दिमाग सोच के बोझ से हिल गया। रिले, उसने चीखा। आवाज में बेचैनी भर गई। तुरंत रिले को यहाँ लाओ। एग्नेस बिना देरी किए भाग गई। उसके कदम दूर होती गूंज बन गए। एस्टर अपने दिल में प्रार्थना कर रहा था। प्लीज एडेलाइन, अभी नहीं। तुम्हें हम खो नहीं सकते। अभी तो बिल्कुल नहीं। उसकी नजर एडेलाइन के घाव पर गई और आंखें हैरानी से खुल गई। उसका खून सोना बन रहा है? क्या यही है ट्री ऑफ लाइफ? उसके अंदर एक चिंगारी सी उम्मीद जग गई। एग्नेस फिर रिले के साथ वापस आई, जो तुरंत एडेलाइन के पास झुकी। रिले ने अपना नरम हाथों से एडेलाइन के जिस्म को छुआ और उसकी उंगलियों से एक नरम गोल्डन मैजिक निकला, जो एडेलाइन को अपनी गर्मी में लपेटने लगा। एग्नेस उस नज़ारे को देखती रह गई। दिल में खुद भी उम्मीद का फूल खिल गया। रिले के आंसू एडेलाइन के चेहरे पर टपक गए। उसके ख्याल में सिर्फ एक प्रार्थना थी। एडेलाइन, सब तुम्हें जगाने की दुआ कर रहे हैं। प्लीज वापस आ जाओ। एग्नेस ने सोचा, शायद मैं भी अब वाकई चाहती हूँ वो बच जाए। तभी बर्फ पे कदमों की आहट गूंजी। बेंजक सामने आया। उसके कदम मौत की घंटी जैसे भारी सुनाई दिए। एग्नेस तुरंत उसके पास गई। आवाज कांप रही थी। कैप्टन, इतना समय हो गया है। कैप्टन। लेकिन बेंजर की नजर उस पर नहीं, सीधे एडेलाइन पर थी। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे एक भक्त अपने देवता को देख रहा हो। एग्नेस के होठों से हल्की फुसकुराहट निकली। तुम यकीन नहीं करोगे, एक ट्री ऑफ लाइफ यही सामने बन गया है। कैप्टन। बंजर चुप था। उसकी पूरी सोच सिर्फ एडेलाइन पर थी, जैसे और कुछ हो ही नहीं रहा हो। रिले अब तक रो रही थी। उसका जिस्म कांप रहा था। उसने बेंजर की तरफ देखा। कैप्टन, एडेलाइन नहीं उठ रही, चाहे मैं कितना भी कोशिश करूं। उसका हार्ट बीट बहुत खतरनाक रूप से नीचे जा रहा है। अगर मदद मुझसे ना हो पाई तो वो मर जाएगी। उसकी आवाज टूट गई। मुझे नहीं लगता मैं उसे वो मदद दे सकती हूँ जो उसे चाहिए। एडेलाइन, प्लीज जागो, कैप्टन आ गए हैं। बेंजर का चेहरा दर्द से टूट गया। वो गिरकर उसके पास आ गया। उसकी आंखें एडलाइन के गोल्डन ब्लड पर अटक गईं। सोना जैसा खून? मेरे सपने में मैंने इसके बाद का कभी नहीं देखा था। तो यही है ट्री ऑफ लाइफ का जन्म। और एडेलाइन? उसने अपना हाथ एडेलाइन के सर के नीचे रखा, उसे अपनी गोद में उठाया। उसने कहा, प्लीज एडले, मुझे छोड़कर मत जाओ। उसकी आवाज टूट गई। उसने एडेलाइन को जोर से अपने से गले लगा लिया। अपनी आंखें खोलो एडले, अब तो हम दोबारा मिल गए हैं। फिर अलग क्यों होना? डेविस उसके आसपास खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू बरस रहे थे। जिंदगी में पहली बार उन्होंने अपने डिरोट को आंसू बहाते देखा था। कमरा भरी खामोशी में डूब गया। बेंजर का जिस्म रो रो कर कांप रहा था। डेविस ने ट्री ऑफ लाइफ देख लिया था, पर कोई खुश नहीं था, क्योंकि उनके डिरोट के आंसू उन पर सबसे भारी घूम रहे थे। रिले की हल्की सी सिसकारी उन खामोशी में गूंज गई। उसने फिर हाथ एडेलाइन पर रखे। मैं एक बार और कोशिश करता हूँ। उसने ध्यान से एडेलाइन के सीने पर अपने कान लगाए। उसकी आंखें फैल गई। ये ऑड है। उसका हार्ट बीट कुछ अलग लग रहा है। उसने बेंजर के दुख को चीरते हुए कहा, कैप्टन, संभालो अपने आप को। ये अभी बैठकर आंसू बहाने का वक्त नहीं है। एडलाइन के अंदर एक बच्चा है। बेंजर के आंसू रुक गए। उसकी आंखें खुल गई। एक बच्चा? रिले के शब्द तेज तेज गिरने लगे। हाँ, पर उस उम्र पर
एक औरत का बच्चा जिंदा होता ही नहीं। लेकिन कैप्टन, तुम समझ नहीं रहे, एडलाइन मरी नहीं है, वो बस बेहोश है। रिले ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता वो कब जागेगी, पर सबसे जरूरी बात यह है कैप्टन, अब तुम एक फादर बन गए हो। बेंजर का चेहरा बदल गया। उसके आंसू के बीच शौक और खुशी एक साथ थी। फादर? उसने धीरे से शब्द रिपीट किया, जैसे उसके सच्चाई को पहली बार महसूस कर रहा हो। उसकी नजर एडलाइन के बेहोश जिस्म पर जा रुकी। उसने उसके दिल में एक नई उम्मीद और एक नया मकसद जग गया। बेंजर के ख्याल उस सेरेन गार्डन में लौट गए जहाँ एडलाइन के शब्द उसके दिल पर गहरा निशान छोड़ गए थे। वो दोनों एक बेंच पर बैठे थे, खिलते हुए फूलों से घिरकर। एडलाइन की आवाज एकदम यकीन भरी थी। रे, अगर कभी तुम्हें जूली और मुझे दोनों को बचाना हो तो पहले जूली को बचाना, चाहे कुछ भी हो। बेंजर का माथा सिकुड़ गया। क्यों? मैं दोनों को एक साथ क्यों नहीं बचा सकता? एडलाइन की आवाज में जल्दी थी। नहीं, मेरी बात को समझो। पर बेंजर ने उसकी बात को एक नर्म भरी मुस्कान से तोड़ दिया। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है एडले, मैं सबको प्रोटेक्ट करूंगा। अब जब एडलाइन बेहोश जिस्म के पास बैठा था, उसके लिए प्रोफेसी का मतलब बिल्कुल साफ हो गया था। अब मुझे समझ आया इस प्रोफेसी का अर्थ क्या है था। एडलाइन रोडेन जो सच देखती है, वो तुम्हारी आंखें खोलेगी, उसके जरिए दुनिया में तुम्हारी होगी। उसने सोचा, अपनी आंखों से उसने मुझे एस का असली रूप दिखाया। अपने खून से उसने डिवाइन रियाम को दोबारा जीवन दिया और अपने अंदर के नए जीवन से उसने मुझे एक नई दुनिया दी। एक ऐसी दुनिया जहां मैं एक बच्चे का पिता हूँ। उसके दिल में शुक्रिया उभर आया। उसने पुकारा, एग्नेस। जी कैप्टन। बेंजक ने हुक्म दिया, ट्री ऑफ लाइफ तुरंत डिवाइन रियाम में ले जाओ। फिर उसने अपने साथियों की तरफ देखा। एस्टर, वैकिन, ब्रूनो, रिले, डोरिस, अब हम वापस चलते हैं। 1 महीना गुजर गया। रिले ने खुशखबरी लाई, चाइल्ड तेजी से ग्रो कर रहा है कैप्टन। पर बेंजर की नजर एडेलाइन के चेहरे पर से हट नहीं रही थी। उसके दिल में मोहब्बत और शुक्रिया बढ़ गया। रिले ने एडेलाइन की हालत चेक की। उसके चेहरे पर नर्म मुस्कान थी। एक माँ का प्यार अपने बच्चे के लिए कितना अद्भुत होता है। ऐसी चीज जो मैंने अब तक सिर्फ किताबों में पढ़ा था। ख्वाब जैसे रोशनी कमरे को भर रही थी। एक नया जीवन और नए आशा की रोशनी। बेंजक धीरे से रिले को फेयरवेल दिया। मैं चलता हूँ, तुम दोनों को प्राइवेसी दूंगा। फिर उसने एडलाइन का हाथ अपने हाथ में लिया। उसके दिल में कसक थी। चाहे मैं तुम्हारे हाथ पकड़ सकता हूँ, तुम्हारा चेहरा देख सकता हूँ, फिर भी तुम्हारी याद मुझे तोड़ती रहती है। उसने एडलाइन के नाक पर एक नरम किस दिया। धीरे से कहा, एडले, मैं जल्दी वापस आऊंगा। अपने ऑफिस में बेंजर्क ने अपने सब कंपेनियन को बुलाते हुए कहा। उसका चेहरा गंभीर था। मैंने तुम्हें बुलाया है एक अनाउंसमेंट के लिए। मैं चाहता हूँ तुम सब डिवाइन रियाम वापस जाओ। एस्टर, वैकिन, ब्रूनो, रिले और डोरिस उसके सामने खड़े थे, पूरी मजबूती के साथ। और उनका जवाब एक साथ था, नहीं। बंसर की आंखें तंग हो गई। तुम मेरा हुक्म मानने से मना कर रहे हो? बंजर ने हुक्म दिया था, लेकिन एस्टर के होठों पर एक शरारती मुस्कान थी। छोड़ो कैप्टन, ये मेरा मौका है अंकल एस्टर बनने का। मैं यही रहूंगा जब तक जूली बुढ़ापा आकर मर नहीं जाती। वैकिन की आंखें चमक उठी। मैं भी। मैं उसे तलवार चलाना सिखाऊंगा ताकि उसे किसी की बकवास झेलनी ना पड़े। डोरिस हंस पड़ी। हाँ हाँ, मुझे नहीं लगता उसे उसकी जरूरत भी होगी। ब्रूनो ने अपने हाथ ठटक कर बांध लिए। चेहरे पर डिटर्मिनेशन था। मैं भी वही महसूस करता हूँ। मैं तुम्हारे बच्चे के लिए मजे मजे का खाना बनाऊंगा कैप्टन। रिले की आवाज में चिंता थी। अगर वो कभी बीमार पड़ गया तो तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी ना, और फिर तुम्हें पछतावा होगा कि तुमने मुझे भेज दिया। उन सबकी आवाज एक साथ गूंजी, वफादारी और मोहब्बत की गूंज। हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। बेंजर का चेहरा नर्म पड़ गया। उसकी आंखों में शुक्रिया चमक उठी। शुक्रिया सबको।
उसकी आवाज़ टूट गई, जज्बात उस पर भारी पड़ गए। उस पल उसे समझ आया कि वो अकेला नहीं है। उसके कंपेनियन, उसका परिवार उसके साथ मजबूती से खड़ा है। दूसरी तरफ एडलाइन अपने बेहोश दिमाग के अंधेरे में तैर रही थी, हल्का, बेबस और आज़ाद। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मौत इतनी कंफर्टेबल महसूस हो सकती है। लगता है मुझे डरने की ज़रूरत ही नहीं थी, पर मैं कितनी देर तक ऐसे ही इस अंधेरे में तैरती रहूंगी? क्या ये कभी रुकेगा भी, या मैं हमेशा ऐसे ही तैरती रहूंगी? तभी एक नरम फुसकुराहट उसके अंदर गूंजी। अब वक्त आ गया है तुम्हें जगाने का, एडलाइन। उसके सामने एक शख्स उभर गया, पहचाना हुआ। डव? एडलाइन ने धीरे से पूछा, मगर आदमी की आंखें तेज चमक उठी। नहीं, मैं डव का असली मास्टर हूँ। उसकी आवाज़ गहरी और तिलस्मी थी। मैं अपने असली रूप में तुम्हारे सामने नहीं आ सकता था, तो मैंने अपना रूप कुछ ऐसा बदला जो तुम्हें फैमिलियर लगे। एडलाइन की क्यूरियोसिटी बढ़ गई। ओह! डव के मास्टर ने उसकी तरफ तीखे नज़र से देखा। एडलाइन, क्या तुम्हें मेरी तरफ से कोई गुस्सा या नफरत है? एडलाइन की आंखें फैल गई। क्या मैं? वो लम्हा रुक गया। उसका अंदाज में नरमी थी, शायद पहले थी, लेकिन अब नहीं है। डव के मास्टर का चेहरा क्यूरियस हो गया। क्यों? अब क्यों नहीं है? एडलाइन के गाल लाल हो गए, क्योंकि मुझे पता लग गया कि रे मुझसे प्यार करता था। उसके आसपास का अंधेरा धीरे धीरे खत्म होने लगा। एक नई गर्म रोशनी उसके होश में समाने लगी। वो दोनों एक साथ चलने लगे। मास्टर ने पूछा, एडलाइन, तुम्हें कुछ और जानना है? एडलाइन की आंखें क्यूरियोसिटी से चमकी। हाँ, मुझे जानना है सब लोग कैसे हैं। डव का मास्टर सिर हिलाता है। डीमन किंग ने जंग खत्म होने का ऐलान कर दिया और वापस डिमोनिक रियान लौट गई। एडलाइन की आंखें फैल गई। इतनी आसानी से? क्यों? वो दोनों एक शांत प्लेट्यू पर जाकर रुक गए, जहां इथेरियल सुंदरता छाई थी। डव के मास्टर ने समझाया, लगता है उसने गलत समझ लिया था। जब तुमने अपनी मौत के बाद जो देखा, वो तुम सिर्फ आधा सच समझ पाई। उस वक्त वो बीच में भटक गई थी और पूरी स्टोरी नहीं समझ पाई थी। एडलिन बड़े ध्यान से सुनती रही। मास्टर ने आगे कहा, काफी समय तक कॉन्टिनेंट उलझन में रहा, क्योंकि उसने अपने सबसे पावरफुल लोग को खो दिया था। लेकिन अब हालात धीरे धीरे संभल रहे हैं, जब से को ने एम्परर के रूप में ताज संभाला है।